बिहार बोर्ड 2026 का मॉडल पेपर आ गया है और हम लोग पैटर्न्स को देख चुके हैं। कोई भी चैप्टर नहीं हटाया गया है, तो सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को मॉडल पेपर में देखना है कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा रहेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं और अगर कहीं पर किसी का कोई भी डाउट होगा तो उसको क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग साइंटिस्ट popularize the use of embryological characters in taxonomy। ठीक है ना, इसमें से कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जो एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन टैक्सोनॉमी को पॉपुलराइज्ड किया है? ए है MS स्वामीनाथन, बी है पंचानन महेश्वरी, सी ऑप्शन है KS बिलग्रेमी और डी है रामदेव मिश्रा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर्स होगा वो होगा पंचानन महेश्वरी। जब आप यूनिट फर्स्ट को खोलिएगा एनसीईआरटी में, तो फर्स्ट साइंटिस्ट जिसका फोटो दिया हुआ है पंचानन माहेश्वरी, है कि नहीं? राजस्थान से हैं ये पंचानन माहेश्वरी, और हम लोग इसको फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी भी बोलते हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ पर पंचानन माहेश्वरी जो है ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं और यही होगा इसका आंसर बी, पंचानन महेश्वरी। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग साइंटिस्ट पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी? किसी को कोई दिक्कत है समझने में? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट केम टू इंडिया विथ इंपोर्टेड व्हीट? है ना, इसमें से कौन है जो हम लोग गेहूं खरीदे थे उसके साथ में आया था? कौन सा इसमें से वीड है? फर्स्ट ऑप्शन है पार्थीनियम, बी है कॉलीफ्लावर, सी है सनफ्लावर और डी है कैबेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्थीनियम। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पार्थीनियम। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, आगे के पॉइंट्स को देखेंगे। तीसरे नंबर के ऑब्जेक्टिव को हम लोगों को देखना है। कह रहा है, इंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन दी मैच्योर सीड ऑफ विच प्लांट? कह रहा है इसमें से इंडोस्पर्म किसमें प्रेजेंट होगा? तो मेरे बच्चों सीड हम आपको दो टाइप का बताए थे, एंडोस्पर्मिक सीड और दूसरा था नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है ना, डेवलपमेंट के समय में अगर पूरे इंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया जाता है, कोई भी कुछ भी इंडोस्पर्म्स नहीं बचता है, तो वैसे सीड को हम लोग नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। सीड अपने डेवलपमेंट में इंडोस्पर्म को कंज्यूम किया, लेकिन फिर भी इंडोस्पर्म अगर बच जाता है तो हम उसको बोलते हैं मेरे बच्चों इंडोस्पर्मिक सीड। समझ में आया? ऑप्शन है कोकोनट, पी है ग्राउंड नट है और ग्राम है। तो इसमें मेरे बच्चों पी, ग्राउंड नट और ग्राम जो है वो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है ना, और कोकोनट जो है वो इंडोस्पर्मिक सीड है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या जाएगा? बोलिए क्या जाएगा? कोकोनट इसका करेक्ट आंसर है। और ये तीनों क्या है मेरे बच्चों? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। किसी को कोई दिक्कत है समझने में? किसी को कोई परेशानी है समझने में? क्लियर है? आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे और आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट नंबर ऑफ ओव्यूल्स इज मोर देन 1? ठीक है ना, जनरली ओव्यूल का नंबर 1 ही होता, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ओव्यूल्स मोर देन 1। फर्स्ट ऑप्शन है वाटरमेलन, व्हीट, राइस और कोकोनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? वाटरमेलन। क्या जाएगा? वाटरमेलन। किसी को कोई दिक्कत समझने में है कि नहीं? समझ रहे हैं? क्वेश्चंस में ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं रहता है बोर्ड के क्वेश्चंस में। आगे की ओर चलेंगे। पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन मेगा स्पोर मदर सेल? पूछ रहा है इसमें मेगा स्पोर मदर सेल में
किस टाइप का सेल डिवीजन होगा। तो हाँ, आप देखे होइएगा मेगा स्पोर में मियोसिस हुआ था, है कि नहीं, देखे थे ना, समझ रहे हैं कि नहीं। मेगा स्पोर मदर सेल में जो डिवीजन हुआ था वो मियोसिस हुआ था। तो 4 मेगा स्पोर बना था, 3 डीजेनरेट कर गया था और 1 से एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन हुआ था, जिसको हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी बोले थे ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन। करेक्ट आंसर क्या है, मियोसिस सेल डिवीजन। किसी को कोई दिक्कत समझने में, किसी को कोई परेशानी समझने में क्लियर है। आगे की ओर मेरे बच्चों हम लोग बढ़ेंगे, 6 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। कह रहा है प्रोडक्शंस ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। देखिए 2 टर्म में आप कंफ्यूज कर जाते होइएगा। एक होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज द पार्थेनोकार्पी, है ना, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। बट फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस। तो करेक्ट आंसर जाएगा मेरे बच्चों एपोमिक्सिस। इट इज द प्रोसेस विच मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा लग रहा है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं। समझ रहे हैं ना, ये भी क्वेश्चंस पूछा गया, तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। पार्थेनोकार्पी समझ ही गए हैं कि किसको बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फूड फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या जाएगा 6 का, डी, एपोमिक्सिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग चलेंगे। 7 नंबर कह रहा है, और 7 नंबर के क्वेश्चंस को देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन पार्चुरेशंस। आपको मालूम है, हम पहले ही बताए थे कि पार्चुरेशंस में जो हार्मोन रोल प्ले करता है वो कौन सा हार्मोन होता, ऑक्सीटोसिन। बर्थ हार्मोन भी हम लोग ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं, लव हार्मोन भी हम लोग ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं। तो ऑप्शन है एफएसएच, बी में है ऑक्सीटोसिन, सी में है एलएच एंड डी में है थायरोक्सिन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑक्सीटोसिन। कोई डाउट किसी को समझने में, कोई परेशानी समझने में? आगे की ओर चलेंगे, 8 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। 8 नंबर के क्वेश्चंस को समझने की कह रहा है, what is it called when the menstrual cycle ceases in women at around 50 years of age। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाए फीमेल में तो उस कंडीशंस को हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं, और शुरू होता है तो हम लोग उसके लिए मेनार्क वर्ड यूज करते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा, मेनोपॉज। क्या होगा, मेनोपॉज। किसी को कोई दिक्कत है समझने में, किसी को कोई परेशानी है समझने में, तो हम लोग इसको क्लियर कर चुके हैं, हम लोग इसको पूरी तरह से देख चुके हैं। आगे की ओर मेरे बच्चों हम लोग बढ़ेंगे 9 नंबर के क्वेश्चंस की ओर। देखिए सबसे पहले ना आपको लिंक करना होगा कि क्वेश्चंस आखिर कैसे पूछा जा रहा है कि नहीं, है ना। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेसिंग द टेस्टिस इन द स्क्रोटम आउटसाइड टू द एब्डोमाइनल कैविटी। टेस्टिस मेल में आउटसाइड द एब्डोमाइनल कैविटी होता है, इसका मेन रीजन क्या, क्यों होता? हाँ, तो पहला कह रहा टू प्रोटेक्ट द टेस्टिस, नहीं, टू मेंटेन लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, हेल्पफुल इन रिप्रोडक्शन, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट जो है क्या है कि बॉडी के बाहर इसीलिए टेस्टिस प्रेजेंट होता है क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशंस के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए, है कि नहीं। तो लो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा टेस्टिस का, तभी क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमीट, दैट इज द स्पर्म। क्लियर है। आगे की ओर चलेंगे हम लोग, 10th नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। कह रहा विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द सेमिनाल प्लाज्मा। इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो सेमिनाल प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। यही वर्क करता है फ्यूल ऑफ स्पर्म का भी, है कि नहीं। तो जब आप पढ़े होइएगा तो इसमें से क्या आंसर जाएगा, फ्रुक्टोज। आपसे पूछ दे फ्यूल ऑफ स्पर्म, फ्रुक्टोज, है कि नहीं मेरे बच्चों। विच कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन सेमिनाल प्लाज्मा, दैट इज द फ्रुक्टोज। कोई दिक्कत समझने में, किसी को कोई परेशानी? तो 10 का जो आंसर जाएगा, हाँ ए जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, फ्रुक्टोज। कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी? आगे की ओर हम लोग चलेंगे
और आगे के पॉइंट को देखेंगे। कह रहा है इन विच लेयर ऑफ द यूटेरस डू साइक्लिक चेंज अकर्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है ना। तो साइक्लिकल चेंज किस लेयर में होता है? आपको मालूम है कि यूटेरस का 3 लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम इज द आउटर मोस्ट लेयर विच फंक्शंस एज द प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है ना। मायोमेट्रियम हाँ हेल्प्स इन बर्थ, ठीक है ना। स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है मायोमेट्रियम में और कॉन्ट्रैक्शंस उसी में होता है, तो चाइल्ड के बर्थ में मायोमेट्रियम हेल्प करता है। लेकिन साइक्लिकल चेंज जिस लेयर में होता है यूटेरस के, वो कौन सा लेयर है? इंडोमेट्रियम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इंडोमेट्रियम। कोई दिक्कत समझने में? बोलिए, कोई परेशानी? तो आगे की ओर मेरे बच्चों हम लोग चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कह रहा है What is the sterilization process for the man? ठीक है ना, sterilization process for the man। मैन में हमको क्या बोले थे? वास डिफरेंस को कट करके टाइट किया जाता है, वर्ड यूज किया वास कटोमी, है ना। फीमेल में वही ट्यूब को कट किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब को, तो बोलते ट्यूब कटोमी। तो मेल में क्या होगा? वास कटोमी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे बच्चों। किसी को कोई दिक्कत समझने में? ट्यूब कटोमी किस में जाता है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आपको क्या है? हाँ, नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल है ना। और बैरियर मेथड जो है वो भी बर्थ कंट्रोल का मेथड है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? वास्कटोमी। आगे की ओर हम लोग चलेंगे और यहां पर नेक्स्ट पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज नॉन स्टेरॉइडल? नॉन स्टेरॉइडल, तो नॉन स्टेरॉइडल पिल्स इसमें से जो है वो है सहेली, ठीक है। नॉन स्टेरॉइडल से 2-3 क्वेश्चन पूछता है। नॉन स्टेरॉइडल पिल्स सहेली, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत समझने में? उसके बाद आगे इससे पूछता है कि इसको बनाने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में? किसी तरह की कोई परेशानी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सहेली। समझ में आया? क्लियर है? आगे की ओर मेरे बच्चों हम लोग चलेंगे और आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट सेल डिवीजन इन प्राइमरी oocyte? ठीक है ना। इसमें से कह रहा है इनकरेक्ट, एकदम ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस को। करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है ना, है ना। तो सबसे पहले आप जब डिवीजन्स को याद कीजिएगा तो oocytes माइटोटिक डिवीजन किया था और उसमें से नंबर बढ़ाया, कुछ चेंज हो गया था प्राइमरी oocytes में। अब प्राइमरी oocytes में पूछ रहा व्हाट इज इनकरेक्ट, तो कह रहा मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन तो होता ही है, मियोटिक डिवीजन हुआ था ना, तब ना पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था, है ना। तो मियोटिक डिवीजन तो होगा ही किसमें? हाँ, प्राइमरी oocytes में। अनइक्वल डिवीजन, बिल्कुल, है ना, अनइक्वल डिवीजन हुआ था ना। उसके बाद सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी जो बन रहा था। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, बिल्कुल सही है। लास्ट में कह रहा माइटोटिक डिवीजन, ये इसमें से इनकरेक्ट है। माइटोटिक डिवीजन नहीं, मियोटिक डिवीजन। समझ में आया? एकदम इतनी बार पढ़ा दिए हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए क्या सीक्वेंस है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। घबराना नहीं है कि एक भी क्वेश्चंस पढ़ाए हुए से बाहर नहीं जाएगा। बस ध्यान से आपको पूरी तरह से बस उसको थॉरोली स्टडी करना है, क्या पूछ रहा है ध्यान दे करके देखना। आगे की ओर चलेंगे, 15 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। कह रहा है हु पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी? कौन साइंटिस्ट है जो बायोडाइवर्सिटी के टर्म को पॉपुलराइज किया? तो रॉबर्ट में, एडवर्ड विल्सन, गॉस है और टिलमैन है। तो इसका करेक्ट आंसर है एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में ये आता है। एडवर्ड विल्सन इज द करेक्ट आंसर। तो 15 का आंसर क्या जाएगा बोलिए? बी, एडवर्ड विल्सन, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी? 16 नंबर के क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछ रहा है विच ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेट्स ऑफ स्पेशल डाइवर्सिटी, ठीक है ना। तो जब वहां पर आप चार्ट पढ़िएगा, फंगी भी है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी है, एल्गी भी है,
ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, सब है। प्रोकैरियोट्स, वायरस, ये सब नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग? प्रोकैरियोट्स। क्या जाएगा? प्रोकैरियोट्स, है कि नहीं? तो 16 का करेक्ट आंसर क्या है मेरे बच्चों? डी, प्रोकैरियोट्स। ठीक है ना? कहीं पर किसी को कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी समझने में? आगे की ओर मेरे बच्चों हम लोग चलेंगे 17 नंबर्स के क्वेश्चंस में। कह रहा है विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट शोड दैट प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन बायोडाइवर्सिटी। जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगा जिस इकोसिस्टम का, उसका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर्स में हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला है डेविड टिलमैन, एडवर्ड विल्सन, गॉस है और पाइन है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है डेविड टिलमैन, है ना? जैसे किसी भी इकोसिस्टम में अगर बायोडाइवर्सिटी बढ़ा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है ना? किसका एक्सपेरिमेंट है ये? डेविड टिलमैन का। तो 17 का क्या आंसर जाएगा? बोलिए। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी समझने में? 18 नंबर के क्वेश्चंस पे चलेंगे। कह रहा है वेयर वाज द कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी हेल्ड इन 1992। कहां पर हुआ था? तो जोहान्सबर्ग है, पेरिस है, कोलंबो है, रियो डी जेनेरो है। तो मेरे बच्चों कहां हुआ है? रियो डी जेनेरो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया। ठीक है, क्लियर है? किसी को किसी तरह की कोई डाउट है? तो मेरे बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलिए। रियो डी जेनेरो। तो 18 का आंसर जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत समझने में? आगे की ओर हम लोग चलेंगे, 19 नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पॉपुलेशन। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है पॉपुलेशंस को लेकर के इनकरेक्ट? पहला कह रहा है पॉपुलेशंस के बारे में, लिव इन अ वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया, ये तो सही स्टेटमेंट है। उसके बाद है यूज ऑफ सिमिलर रिसोर्सेस, है ना? कोई पॉपुलेशन से है, मान लीजिए जैसे डॉग का ही है, कैट का ही है, तो ये सिमिलर रिसोर्सेस का यूज करता है, बिल्कुल सही बात। तीसरा कह रहा मेंबर्स में इंटरब्रीड, कह रहा कि जो पॉपुलेशंस का मेंबर है वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो क्या गलत है? ये नहीं, सही है। तो डी कह रहा देयर इज एनर्जी फ्लो अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन, ये स्टेटमेंट गलत। यहां पर होगा देयर इज एनर्जी फ्लो अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑफ इकोसिस्टम, नॉट ऑफ पॉपुलेशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है? डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। समझ गए? पूरा क्लियर है? किसी को कोई परेशानी है समझने में? आगे चलेंगे हम लोग, आगे के पॉइंट को देखने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसिट टू गेट पॉलिनेटेड? सेक्सुअल डिसिट टू गेट पॉलिनेटेड, है कि नहीं? तो मेडिटेरियन ऑफरिस है, इसका जो पेटल होता है, एक पेटल है ना, वो क्या, हाँ, फीमेल बी की तरह लगने लगता है। तो मेल बी आता है, उससे स्यूडो कॉपुलेशन करता है, बदले में पोलन ग्रेन से चिपक जाता है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑफिरिस। कोई दिक्कत समझने में, है कि नहीं? किसी तरह की कोई परेशानी समझने में? तो यहां पर हम लोग टर्म को भी देखे हैं और पूरी तरह से समझने की कोशिश भी किए हैं। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, 21 की ओर चलेंगे। कह रहा है व्हाट इज द बेसिस ऑफ टाइगर सेंसस इन टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क? मतलब हम जैसे बोलते हैं कि टाइगर का नंबर इतना है, तो कैसे हम लोग इसको काउंट करते हैं? ठीक है ना? अब ऐसा नहीं है कि आप हर एक टाइगर को खोज खोज करके उसको काउंट करिएगा, ऐसा है भी नहीं, और मिल भी जाए ऐसा असंभव है। तो सबका जो पग मार्क्स रहता है ना, पांव का चिन्ह, वो सबका अलग अलग रहता है। तो उसको काउंट करके हम लोग क्या करते हैं? टाइगर के नंबर के बारे में बताते हैं। तो पहला कह रहा है काउंटिंग। काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है। क्या आप जाइए उसी समय में शेड निकलेगा? नहीं। तो पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स, उसके पांव के निशान से और उसके फीकल मैटर से, है कि नहीं, उसका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उससे आइडेंटिफाई करके नंबर काउंट किया जाता है। ठीक है? फोटोग्राफ्स, फोटो यहाँ सेल्फी चल रहा है, फोटोग्राफी कहाँ से होगा? एरिया वाइज काउंटिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या है? पग मार्क्स एंड
फीकल पैलेट्स। कोई दिक्कत समझने में? एकदम क्वेश्चन इसी लेवल का रहेगा ही, समझ रहे हैं ना। उसके बाद ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इफ द प्लॉट है ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज सिग्मोइड कर्व, ये वाला देखे थे ना, सिग्मोइड, यूं आया यूं ऐसे, सिग्मोइड था ना। दो टाइप का ग्रोथ कर्व हम लोग देखे थे, एक ज्योमेट्रिक था, हाँ, दूसरा लॉजिस्टिक था, है ना। तो कह रहा है कि इफ द प्लॉट ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज सिग्मोइड, सिग्मोइड है तो ये कौन सा ग्राफ है? वेरियोलस स्पाइरल लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक है। वो जे शेप्ड वाला जो था वो एक्सपोनेंशियल था। ऐसा वाला ग्रोथ आप लोग देखे थे ना, जे शेप्ड एक्सपोनेंशियल था और ये लॉजिस्टिक ग्रोथ है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? हाँ, वेरियोलस स्पाइरल लॉजिस्टिक ग्रोथ, नॉट ज्योमेट्रिक, नॉट एक्सपोनेंशियल, सेम ही है ज्योमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। ये जे शेप्ड, तीनों तो एक ही चीज को बता रहा है ना। एक ग्राफ जे शेप्ड हुआ, एक्सपोनेंशियल है, ज्योमेट्रिक है, तो क्या आंसर जाएगा? लॉजिस्टिक। तो क्या आंसर हुआ? लॉजिस्टिक। उसके बाद आगे की ओर चलेंगे, आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, एक ही बार अपने लाइफ टाइम में कौन स्पीसीज जो है वो रिप्रोड्यूस करता है? पहला है बैम्बू, बैम्बू तो है ही साल, मतलब जी लाइफ टाइम में एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है। और दूसरा है पैसिफिक सैल्मन फिश, ठीक है। तो ये दोनों लाइफ, और भी बहुत ऑर्गेनिज्म, पर इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बैम्बू और पैसिफिक सैल्मन फिश दोनों जिंदगी में एक ही बार रिप्रोड्यूस। तो करेक्ट आंसर इज सी, ए एंड बी बोथ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, 24 क्वेश्चन, 24 नंबर को देखेंगे। कह रहा है व्हाट इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड, ठीक है ना। आप 6 टाइप का इंटरेक्शंस पढ़े होइएगा, जैसे म्यूचुअलिज्म है, प्रीडेशंस है, पैरासिटिज्म है कि नहीं, कॉमेंसलिज्म है, एमेंसलिज्म है, उसके बाद कॉम्पिटिशंस है। तो सबका साइन है कि किसमें जो स्पीसीज इंटरेक्ट कर रहा है दोनों बेनिफिटेड होगा या दोनों को नुकसान है, या एक बेनिफिटेड एक न्यूट्रल है। तो एक बेनिफिटेड, और अगर हम पैरासिटिज्म का, मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर पैरासिटिज्म का साइन दे तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। प्रीडेशंस में एक को खा गया और एक खाया, जो खाया वो फायदे में है, जो इसको खा गया वो निगेटिव। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा, पॉजिटिव पॉजिटिव। कॉमेंसलिज्म में एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल। तो करेक्ट आंसर इज कॉमेंसलिज्म, ठीक है। कोई परेशानी समझने में? आगे बढ़ेंगे, 25 को देखेंगे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वाज कंट्रोल्ड इन ऑस्ट्रेलिया बाय यूजिंग अ मॉथ। प्रीडेशंस में क्या क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वाज कंट्रोल्ड इन ऑस्ट्रेलिया बाय यूजिंग अ मॉथ, ठीक है ना। तो क्या किया गया था, प्रिकली पियर कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में लाया गया। इसका नेचुरल जो प्रीडेटर्स था, जो उसको नंबर को कंट्रोल करे, वो कुछ नहीं था, तो लार्जली वो पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल गया, है ना। फिर इसको कंट्रोल करने के लिए मॉथ को लाया गया। तो आंसर इसका क्या होगा? प्रिकली पियर कैक्टस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत है समझने में? तो क्या आंसर जाएगा इसका? प्रिकली पियर कैक्टस, ठीक है ना। 25 का ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पूरी तरह से क्लियर है ना। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता। अब हम लोग कहां आ गए? 26 में। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस पॉइजनस कार्डिया ग्लाइकोसाइड्स। कोई सुन लीजिए, ये क्यों ग्लाइकोसाइड्स जो है प्रोड्यूस कर रहा है? प्लांट अपने आप को बचाने के लिए, कि कोई उसको खा ना जाए, ठीक है ना। तो कैक्टस है, कैलोट्रोपिस है, टी प्लांट है और अकेसिया। तो कैलोट्रोपिस पॉइजनस ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। तो प्रीडेटर्स से बचने के लिए, तो क्या होगा इसका नंबर, नाम? कैलोट्रोपिस। तो 26 का क्या होगा मेरे बच्चों? तेजी से बोलिए। बी इज दी करेक्ट आंसर, कैलोट्रोपिस इज दी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी को समझने में? कोई परेशानी?
एक बार जब सब पढ़ चुके हैं, कह रहा व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास कॉल्ड। इकोसिस्टम वाले चैप्टर्स में पढ़ते हैं हम लोग, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इज प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना, समझ रहे हैं। कहीं पर कुछ बायोमास बना तो हम उसको बायोमास प्रोडक्शन बोल रहे हैं, लेकिन उसके रेट को रेट जो है फॉर्मेशन के रेट को, रेट पूछ रहा, टाइम इंक्लूड हो गया। किसी एरिया में कोई बायोमास बना तो वो उसका प्रोडक्शन है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक टाइम को हम ले आए तो वो रेट आ गया ना, तो प्रोडक्टिविटी। समझ में आया? कोई दिक्कत समझने में? तो प्राइमरी प्रोडक्शन है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, और सेकेंडरी प्रोडक्ट, तो आंसर क्या होगा? प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना, तो 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं, आगे के पॉइंट को हम लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा है इसमें, ध्यान से देखिए, व्हाट इज द फूड चेन दैट स्टार्ट विथ डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। है ना, हम लोगों को 3 टाइप का फूड चेन मेनली पढ़ना होता है, लेकिन सड़े गले चीज से या डेड ऑर्गेनिक मैटर से या डेड बॉडी से जो शुरू होता है फूड चेन, उसका नाम है डेट्रिटस फूड चेन। ठीक है ना, हम लोग इसी में पढ़ते हैं इकोसिस्टम वाले चैप्टर में। समझ में आया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डेट्रिटस फूड चेन। मतलब 28 का ए इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों, 29 को देखेंगे। कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज। सुन लीजिए, बायोसिंथेटिक है, उसके बायोसिंथेसिस है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, क्वालिटी कंट्रोल है, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ प्रिजर्वेटिव्स है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपने कुछ बोलते हैं, क्या होगा? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़े हैं, है कि नहीं, लास्ट में जो था, जहां पर प्रिजर्वेटिव्स बाद में हम लोग ऐड किए। तो क्या बोले हैं मेरे बच्चों? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक, क्लियर? तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? बी इज दी करेक्ट आंसर, दैट इज दी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है? सही आंसर। चलिए मेरे बच्चों, आगे की ओर हम लोग चलेंगे और आगे के पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्रॉम विच बैक्टीरिया इज द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर आइसोलेटेड, है कि नहीं? आपको मालूम है कि हम लोग टैक पॉलीमरेज का यूज करते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर्स, लार्ज टेम्परेचर्स को, हैवी टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर सकता है। तो कहाँ से आता है वो? पहला ऑप्शन है इकोलाई, दूसरा है सेल्मोनेला, तीसरा है थर्मस एक्वेटिकस, डी है सीडोमोनास एरियूजिनोसा। क्या होगा? क्या होगा? थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस इज दी करेक्ट आंसर। समझे? कोई दिक्कत? बोलिए, क्लियर है? आगे चलेंगे मेरे बच्चों, 31। विच टाइप ऑफ चार्ज आर प्रेजेंट ऑन डीएनए? कौन सा चार्ज होता है डीएनए पर? निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, तभी ना हिस्टोन प्रोटीन जो पॉजिटिव होता है लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से, आपसे क्वेश्चन चेंज करके पूछ सकता है। यहां पर पूछा है कि डीएनए पे कैसा चार्ज है, एग्जाम में पूछेगा हिस्टोन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज किस अमीनो एसिड की वजह से है? लाइसिन एंड आर्जिनिन। पूरा एकदम कॉन्सेप्चुअल रिवीजन कीजिए, एक सिर्फ ये क्वेश्चन मत देखिए, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है कि नहीं। तो आंसर क्या होगा? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत समझने में? बोलिए, तो आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? निगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर है ना? आगे चल रहे हैं और आगे के पॉइंट को देख रहे हैं। कह रहा है ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए प्रेसिपिटेशंस ऑफ द प्यूरिफाइड डीएनए अकर्स आफ्टर एडिशन ऑफ व्हाट? ठीक है, कह रहा है आइसोलेट किए थे ना डीएनए को, पढ़े थे ना मेरे बच्चों।
तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, प्रिसिपिटेशन ऑफ द प्यूरिफाइड डीएनए अकर्स आफ्टर एडिशन ऑफ व्हाट? चिल्ड इथेनॉल, सोडियम क्लोराइड, लाइसोजाइम, डायवैलेंट केटाइन। तो आंसर क्या होगा? चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल के बारे में यहां इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 32 का ए होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चिल्ड इथेनॉल जो है मेरे बच्चों वो क्या है? करेक्ट। आगे की ओर चलेंगे, 33 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक बैक्टीरियल सेल कंपिटेंट टू टेक अप डीएनए। फॉरेन डीएनए तो आसानी से वो इन नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना, है कि नहीं? पढ़ाए थे ना कि कैसे हम लोग हीट ट्रीटमेंट भी दिए हैं, डाइवैलेंट केटायन से भी ट्रीट किए हैं। डाइवैलेंट केटायन में किस है, ये ऑप्शन में ही डाइवैलेंट केटायन है कि, तो क्या होगा इसका आंसर? डाइवैलेंट केटायन। ऐसे स्पेसिफिकली यदि केटायन पूछ दे तो कैल्शियम +2, है कि नहीं? देखे थे ना। चलिए, तो 33 का क्या आंसर होगा करेक्ट? डाइवैलेंट केटायन। कोई दिक्कत समझने में किसी को? बोलिए, कोई परेशानी है समझ में? क्लियर चल रहा है सब कुछ? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के पॉइंट्स को देखेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर एनिमल सेल। क्लोनिंग वेक्टर्स, पहला कह रहा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है प्लांट में, है कि नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोनिंग वेक्टर फॉर एनिमल पूछ रहा, नॉट प्लांट। प्लांट पूछेगा तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस होगा, एनिमल में पूछ रहा। ठीक है, तो रेट्रोवायरस है, प्लाज्मीड है, PBr322 है। PBr322 हम लोग प्रोकैरियोट्स में देखें। इसमें आंसर देखिए, अगर ऐसे देखेंगे ना तो रेट्रोवायरस तो मोर एक्यूरेट है ही, प्लाज्मिड भी इसका आंसर जाता है, लेकिन इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो सबसे करेक्ट है वो क्या है? रेट्रोवायरस। क्या है? रेट्रोवायरस। ठीक है ना? कोई दिक्कत समझने में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बोलिए फटाक। रेट्रोवायरस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सब बच्चों का? किसी को कोई परेशानी है समझने में? किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत है समझने में? तो मेरे बच्चों, हम लोग इसको देखे हैं और समझने की कोशिश किए हैं। ठीक है ना? आगे की ओर हम लोग चलेंगे। यहां पर 34 के बाद किधर? 35 कह रहा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट बैक्टीरियम। होस्ट बैक्टीरियम में जब हम डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज किए थे, दैट इज दी ट्रांसफॉर्मेशन। शाबाश, क्या? ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है ना? इंसर्शनल इनएक्टिवेशंस में तो वो कॉलोनीज कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, उस समय में हम लोग यूज करते हैं, है ना? टू मेक कंपिटेंट गलत है। माइक्रो इंजेक्शंस भी इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली डीएनए को, वो इसका आंसर क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो 35 का मेरे बच्चों करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बोलिए ए, दैट इज दी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या जाएगा? बोलिए ना, ट्रांसफॉर्मेशन। आगे की ओर चले, समझ रहे हैं ना? क्वेश्चंस वैसा हार्ड नहीं आता है, बोर्ड में थोड़ा सा मेहनत का जरूरत होता है, समझ रहे हैं मेरे बच्चों? क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का यूज करके, टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं हम लोग? प्लांट का कोई पार्ट ले करके उससे होल प्लांट जनरेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? और उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन। क्या बोले? माइक्रो प्रोपगेशन। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? माइक्रो प्रोपगेशन। क्या होगा? माइक्रो प्रोपगेशन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? आगे चले, 37 है व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड विच आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट फ्यूज एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट। प्रोटोप्लास्ट निकाले हैं, है कि नहीं? और दोनों के प्रोटोप्लास्ट को हम फ्यूज करवा दिए हैं। जैसे पोमैटो वर्ड आप लोग सुनेंगे, पोटैटो प्लस टोमेटो, ऐसे करके भी बनाया गया। प्रोटोप्लास्ट को अगर हम लोग फ्यूज करवा दिए तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म हम लोग यूज करते हैं। क्या वो माइक्रो प्रोपोगेशन है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है, टिश्यू कल्चर है, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से? क्या होगा आंसर? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। तो क्या होगा मेरे बच्चों? हाँ, सोमैटिक
हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी है ना? आगे की ओर चलेंगे मेरे बच्चों। 38 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन। बीटी वर्ड ही आया है बैसिलस थुरिनजिनेसिस। तो कौन बैक्टीरिया बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है? बैसिलस थुरिनजिनेसिस। कौन? बैसिलस थुरिनजिनेसिस। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ए, दैट इज द बैसिलस थुरिनजिनेसिस। करेक्ट आंसर बैसिलस थुरिनजिनेसिस। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या है मेरे बच्चों? बैसिलस थुरिनजिनेसिस। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत मेरे बच्चों? आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है द प्रोटीन इनकोडेड बाय विच जीन कंट्रोल्स द मेज बोरर। मेज बोरर को जो प्रोटीन कोड करने वाला जो जीन है इसमें से कौन है? क्राई1AC, क्राई2AB, क्राई1AB, ऑल ऑफ द एबव। क्राई1AC, क्राई2AB एंड क्राई1AB तीनों कोड करता। ठीक है ना? देखिएगा मेज बोरर को कंट्रोल करने में, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है ना? कहीं पर किसी को कोई दिक्कत है समझने में? तो 39 का मेरे बच्चों क्या आंसर जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव, है ना? कौन जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव। उसके बाद 40 नंबर में चलेंगे। कह रहा है बोथ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन आर ज्वाइंड बाय बीच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? जब आप देखे होगा इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखे थे ना, तो दो चेन उसका जो ऐसे करके जुड़ा हुआ था वो किससे? डाई सल्फाइड लिंकेज से, है ना? ए बी सी 3 चेन करके था ना, तो जो नॉन फंक्शनल था उसको रिमूव किए थे और फिर फंक्शनल को किससे जोड़े थे? डाई सल्फाइड। तो याद रखिए, याद भी रख सकते हैं, और इस तरह से डाई सल्फाइड बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। तो 40 का मेरे बच्चों क्या आंसर करेक्ट है? बोलिए। सी, डाई सल्फाइड बॉन्ड। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत समझने में? बोलिए मेरे बच्चों। आगे की ओर हम लोग चलेंगे। आगे का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इसमें से कौन है जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है? सीरम, पीसीआर, सीटी स्कैन, कौन सा? एलिसा। कौन है? एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है? आप बोलिए, आप पीछे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। एलिसा, आप में से कोई? एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट से बोलते तो हम अभी भी, लेकिन एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट से। समझ रहे? सिंघाड़ा क्या नाम है इसका? एलिसा। चलिए, तो इसको हम देखे हैं और समझने की कोशिश किए हैं। कहीं पर किसी को कोई दिक्कत हो, कहीं पर किसी को कोई परेशानी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ इम्फाइसीमा। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में देखे थे ना, इरिथ्रोपोएटिन, अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, क्राई प्रोटीन। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा सिंघाड़ा जी? क्या आंसर होगा? बोलिए। सी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। क्या होगा? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। दिस इज दी क्या मेरे बच्चों? करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत समझने में किसी को? कोई परेशानी समझने में किसी को? तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आगे के पॉइंट को मेरे बच्चों हम लोग देखेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैलिग्नेंट मलेरिया। मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ मलेरिया इज मैलिग्नेंट मलेरिया। ठीक है, अब 4-5 स्पीसीज होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओविल, प्लाज्मोडियम विवैक्स। तो ये जो मैलिग्नेंट मलेरिया है वो किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज दी करेक्ट आंसर,
है कि नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, आगे की ओर मेरे बच्चों हम लोग चलेंगे। 44 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वॉर्म? दाद खाद खुजली के लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल? फंगस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस? कौन सा मेरे बच्चों? है कि नहीं? फंगस, है ना? कहीं पर किसी को कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी समझने में, है ना, तो देख चुके हैं। आगे की ओर हम लोग चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो 44 का क्या आंसर हुआ करेक्ट? ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द फंगस। ठीक है मेरे बच्चों, आगे की ओर चलेंगे। 45 में देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंटरफेरॉन? इंटरफेरॉन याद है ना? इंटरफेरॉन हम लोग पढ़े थे ना बैरियर में, बैरियर में पढ़े थे ना। तो यहां पर आया सबसे पहले जैसे फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर पढ़े थे ना डिजीज वाले चैप्टर में। तो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंटरफेरॉन? इट इज अ प्रोटीन। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट देम, दे प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, नन ऑफ द एबव। इसमें से कोई सब स्टेटमेंट सही है, नन ऑफ द एबव इज द करेक्ट। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो 45 का क्या होगा मेरे बच्चों? डी इज द करेक्ट आंसर, सब सही है। इंटरफेरॉन कैसा बैरियर है? साइटोकाइन बैरियर। समझ रहे हैं? ये बॉडी में रिलीज हो रहा, मतलब सेल वायरल इन्फेक्टेड हो गया है, दूसरे सेल को ये सिग्नल देता है कि वायरल इन्फेक्टेड है, तुम अपने आप को बचा लो। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ेंगे, 46 देखेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे। तो मेरे बच्चों 46 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी? एंटीबॉडी कौन सा सेल प्रोड्यूस करता? सिंहाड़ा जी आप बता दीजिए, क्या होगा? टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, बोथ टी एंड बी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज? कौन बता सकते हैं? कौन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है? बी लिम्फोसाइट। कभी कभी क्या होता है, सो ध्यान से समझिएगा, यहां तो संजोग ऐसा है कि नाम भी बी लिम्फोसाइट है और ऑप्शन भी बीएम दिया हुआ। कभी कभी क्या होता है, ये डी में दे देगा बी लिम्फोसाइट, लग जाता है बी आंसर। समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके, यहाँ पर तो बी है और बी में ही है, ऑप्शन में भी दिया तो घबराने की बात नहीं है। कभी कभी क्या होता, दे देगा डी में, आपको रहेगा बी, अब बी लग जाएगा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर मेरे बच्चों क्या? बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट इज द करेक्ट आंसर। एक भी आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए सिंहाड़ा। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स रिजेक्ट ग्राफ? अगर आप में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो सेल जो है उसको अपोज करने की कोशिश करता है, जिसको हम ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं। तो इसके लिए कौन, किसकी वजह से, क्यों ऐसा होता है, इसके लिए कौन सा इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है? पहला कह रहा है साइटोकाइन बैरियर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। CMI, सेल मेडिएट इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्वेश्चंस को सुन, है कि नहीं? इम्यून सिस्टम हमारा नहीं चाहेगा कि कोई फॉरेन बॉडी में कोई फॉरेन सेल आई, फॉरेन ऑर्गन आए, है कि नहीं? अगर एक क्वेश्चन और इससे रिलेट कीजिए, अगर किसी का ग्राफ्ट रिजेक्शन हुआ है ना, सॉरी, किसी का मेरे बच्चों ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो हम किस इंजेक्शन का यूज करते हैं या किस मॉलिक्यूल का? बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़े हैं, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन ए का, है कि नहीं? पूछा है, भी क्वेश्चन पूछा, तो रिलेट करने की कोशिश कीजिए, सिर्फ यही नहीं बना रहे हैं, दिमाग में सब कुछ आ जाना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसके लिए 47 का क्या आंसर जाएगा? डी, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। आगे चलें, बोलिए तो 48 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एविडेंटली फाउंड इन कोलेस्ट्रम? कोलेस्ट्रम समझ रहे हैं, जब इनिशियली डिलीवरी होता है और मदर जो मिल्क प्रोड्यूस करती है उसको हम कोलेस्ट्रम कह रहे है ना, उसमें जो प्रेजेंट होता है वो येलो येलो कोलेस्ट्रम होता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसमें कौन सा इम्यूनिटी होता है? कौन सा एंटीबॉडी होता है? IgA।
तो वो येलो येलो सब्सटेंस है कोलेस्ट्रम, उसमें प्रेजेंट क्या है IgA। व्हाट इज हेरोइन? हेरोइन हम लोग ड्रग्स एब्यूज में पढ़े होंगे, हेरोइन डाई एसिटाइल मॉर्फिन, है कि नहीं? हेरोइन क्या? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। कोई दिक्कत समझने में, किसी तरह की कोई परेशानी? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। 49 का ए इज द करेक्ट आंसर। 50 में आएंगे, कह रहा इन एड्स इन्फेक्टेड पर्सन नंबर ऑफ विच सेल सो प्रोग्रेसिव डिक्रीज। सेल है क्या चीज एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इम्यूनिटी के लिए हमारे बॉडी में मेन कौन सेल रिस्पॉन्सिबल है? टी लिम्फोसाइट। तो किसका नंबर घटेगा? टी लिम्फोसाइट्स का। किसका? टी लिम्फोसाइट का। समझ में आया है कि नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है मेरे बच्चों? बी, दैट इज द टी लिम्फोसाइट। आगे बढ़ेंगे, 51 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज हम उस डिजीज को बोलेंगे जब क्या होता है, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के सेल को, हमारे ही बॉडी के ऑर्गन को किल करना शुरू कर देता, डैमेज करना शुरू कर देता, ठीक है ना? तो इसमें से कौन ऐसा डिजीज है जो ऑटो इम्यून डिजीज है? एड्स, अस्थमा, टाइफाइड, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, कौन सा है? क्या बोल रहे हैं आप? इसमें क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हम ही को नुकसान पहुंचाता। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो सिंघारा जी सिर्फ ऐसे कैसे काम चलेगा? बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, आते हैं जाते हैं, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके बाद क्वेश्चन का जवाब नहीं दीजिएगा तो वीडियो में बुला भी लेंगे तो सबको पता भी चलेगा सिंघारा जी कौन है। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या? चलिए आगे चलेंगे। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व इन राइपनिंग ऑफ रॉक फॉर्टी चीज। रॉक फॉर्टी चीज पढ़ाए थे ना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। पेनिसिलियम रॉक 40 नाम क्या था उस ऑर्गेनिज्म का? पेनिसिलियम रॉक 40। और पेनिसिलियम क्या? फंगी। तो इसमें से क्या होगा? फंगी। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, बेकरसिस तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई और बैक्टीरिया, तो इसका आंसर क्या जाएगा? फंगी। और नाम पूछ देगा तो पेनिसिलियम रॉक 40। सब चीज इससे जितना रिलेटेड है वैसे करके पढ़िए, एक ही ये नहीं है रट के बैठ गया, ऐसा नहीं। क्या क्या इससे क्वेश्चंस और अराइज हो सकता, दिमाग से सॉल्व कीजिएगा मेरे बच्चों, फंसिएगा नहीं, है कि नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? फंगी। समझ में आया है ना? आगे की ओर हम लोग चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे, कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे बच्चों कह रहा हूं विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड पेनिसिलिन एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। देखिए डिस्कवरी 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था स्टेफाइलोकॉकी बैक्टीरिया के साथ वर्क करते समय, लेकिन फुल्ली पोटेंशियली जो इसको एस्टेब्लिश किया गया वो अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। नोबेल प्राइज भी मिला इसको 1945 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका डिस्कवरर है, वैक्समैन है, कोच है, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 55 की ओर चलेंगे। किधर मेरे बच्चों? 54 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड कह रहा है कॉलिस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ब्यूटायरिक एसिड बिल्कुल सही। एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड करता है ना, है कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत है समझने में, किसी को कोई परेशानी समझने में मेरे बच्चों? तो यहां पर कॉलिस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ब्यूटायरिक एसिड? और एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड। समझ रहे हैं ना? तो आपको कमेंट में सेक्शन में आंसर बताना, सिट्रिक एसिड कौन प्रोड्यूस करेगा? सिट्रिक एसिड, ठीक है ना? आपको कमेंट में आंसर देना है इस क्वेश्चंस का। आगे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर है ना? तो सबसे स्टैटिन क्या? अब इस क्वेश्चन को एकदम स्टार्ट, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। स्टैटिन इज कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट।
कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ गया उसको कम करने में स्टैटिन का यूज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर, किसी का क्लॉट जम गया है तो उसको डिजोल्व करेगा कौन? स्ट्रेप्टोकाइनेज। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव, इम्यूनोसप्रेसिव। और ब्यूटारिक एसिड का हम लोग फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? स्ट्रेप्टोकाइनेज इज द करेक्ट आंसर मेरे बच्चों। और इससे सारा रिलेटेड आ गया है कि नहीं, कोई दिक्कत? 56 में कह रहा है इन ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव। देखिए एंटीबायोटिक्स मेनली वर्क करता है सेल वॉल को डिजोल्व करता है, ठीक है ना, और बैक्टीरिया को मारता है। तो इसमें से आपको वैसा डिजीज आइडेंटिफाई करना होगा जो बैक्टीरियल ना हो, ठीक है। जैसे टाइफाइड, तो ये तो सैल्मोनेला टाइफी से होता बैक्टीरिया है कि नहीं। टीबी भी है किससे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो भी बैक्टीरिया ही है। एड्स हो रहा है एचआईवी वायरस से। और लेप्रोसी है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो ये सारा, ये तीनों डिजीज टाइफाइड, टीबी एंड लेप्रोसी, तीनों जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। लेकिन एड्स जो है वो वायरस से होता है। और एंटीबायोटिक वायरल डिजीज में इफेक्टिव नहीं है। समझ में आया? तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी। आपका सही तो हुआ उसका जो आंसर आप दिए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आके सही हो। चलिए तो मेरे बच्चों इसका करेक्ट आंसर है क्या? एड्स। आगे की ओर चलेंगे, आगे के पॉइंट्स को हम लोग देखने की कोशिश करें। हाउ मेनी ईयर्स अगो इज द अर्थ कंसीडर्ड टू हैव बीन फॉर्म इन द सोलर सिस्टम? अर्थ 200 बिलियन ईयर्स अगो, 1 बिलियन, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो और 500 बिलियन ईयर्स। कब फॉर्म हुआ अर्थ का? हाँ, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, है कि नहीं? किसी तरह की कोई समस्या? तो इसका क्या आंसर जाएगा 57 का? 57 का मेरे बच्चों सी, 45 बिलियन ईयर्स अगो। आगे बढ़े, बोलिए 58 पर आए। तो कह रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज्ड एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन? कौन सा इसमें से साइंटिस्ट है? आपको याद भी होगा। रिकैप्चुलेशन थ्योरी कौन दिया था? ओंटोजेनी, रिकैप्चुलेट, फाइलोजेनी। आज जब ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो अपने एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को भी, एंसेस्ट्रल जो फॉर्म है उसको भी एम्ब्रायनिकल स्टेज में आ रहा। कौन साइंटिस्ट था वो? कौन था? अर्नेस्ट हैकल। समझ रहे हैं? यही दिया, ये पूछ भी सकता। रिकैप्चुलेशन थ्योरी पर पूछा भी 2 नंबर में, पिछले ही साल पूछा हुआ है 2 नंबर में। रिकैप्चुलेशन थ्योरी इवोल्यूशन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। 59 की ओर मेरे बच्चों हम लोग चलेंगे। कह रहा व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन अ स्ट्रक्चर एज्यूम डिफरेंट फॉर्म्स ड्यू टू द वेरियस रोल बीइंग परफॉर्म्ड? ठीक है ना। होमोलॉगी, एनालॉगी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, मोर देन वन। मतलब फंक्शंस मेरे बच्चों, ओरिजिन तो स्ट्रक्चर सेम ही है, फंक्शन डिफरेंट हो गया, फंक्शंस डिफरेंट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? होमोलॉगी, होमोलॉगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? होमोलॉगी, है ना। व्हाट इट इज कॉल्ड व्हेन स्ट्रक्चर्स एज्यूम डिफरेंट फॉर्म्स ड्यू टू वेरियस रोल्स, है ना। मतलब फंक्शंस इसका मेरे बच्चों क्या हुआ है? हाँ, फंक्शंस इसका डिफरेंस हो रहा है, लेकिन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर्स, ओरिजिन जो है, ओरिजिन क्या? सेम। तो क्या होगा? होमोलोगस। आगे बढ़ेंगे। 16 कह रहा स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एग्जांपल ऑफ व्हाट? स्वीट पोटैटो क्या है? होमोलोगस है, एनालोगस है, कन्वर्जेंट है, क्या है? देखिए दोनों का ओरिजिन स्ट्रक्चर अलग अलग, फंक्शन सेम, दैट इज द स्टोरेज ऑफ फूड। तो क्या होगा? ये एनालोगस होगा ना। क्या होगा सिंहारा जी? एनालोगस। चलिए, तो एनालॉगी इज दी करेक्ट आंसर। एकदम सब देख लीजिए, होमोलोगस, एनालोगस, एग्जाम्पल, क्या क्वेश्चन है, कैसे पूछा जाता है। 61 पे चलेंगे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? इसमें से कौन है जो नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है? तो गैलापागोस फिंचेज। अब देखिए होइएगा, बीक पैटर्न, चोंच में डिफरेंस आया। कोई फ्रूट खाने लग गया, कोई इंसेक्ट खाने लग गया, कोई स्टेम खाने लग गया।
समझ रहे हैं ना? तो बीक पैटर्न में डिफरेंसेस आया, फिर वो सेलेक्ट हुआ साथ में सरवाइव करने में। तो ये तो नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, पहले ज्यादा व्हाइट कलर का मौत बच जा रहा था, फिर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन बच रहा था? डार्क कलर का। तो जो डार्क कलर का था वो स्मोक की वजह से, पॉल्यूशंस की वजह से डार्क कलर आइडेंटिफाई, जो ब्लैक था वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था, तो उसका नंबर ज्यादा बढ़ गया। ये भी एग्जांपल है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, ठीक है ना? तो लास्ट में है ऑल ऑफ द एबव। क्या जाएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ द एबव। एंटीबायोटिक यूज किया लेकिन कुछ बैक्टीरिया बच गया, तो इसका भी तो सिलेक्शन है ना, इनबी नेचुरल सिलेक्शन। तो क्या जाएगा इसका आंसर? 61 का डी, ऑल ऑफ द एबव। नाइट्रोजिनस बेस इज ज्वाइंट टू पेंटोज सुगर। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे 2-3 क्वेश्चन होता। नाइट्रोजिनस बेस इज ज्वाइंट टू पेंटोज सुगर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड होता है नाइट्रोजिनस बेस और सुगर में? तो आपको मालूम है नाइट्रोजिनस बेस और सुगर में कौन सा बॉन्ड? बेस बेस से जुड़ा है, जैसे ए और टी से जुड़ा है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन। अगर सुगर मेरे बच्चों जुड़ा हुआ है बेस से, तो इसके बीच में जो बॉन्ड उसका नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ रहे हैं ना? और 2 न्यूक्लियोटाइड्स जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एक ही क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन हो गया। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? चलिए, तो आंसर क्या जाएगा इसका? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर पूरी तरह से? कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज थाइमीन। थाइमीन का एक और नाम है 5-मिथाइल यूरेसिल। ठीक है ना? एनसीईआरटी में भी यह लाइन लिखा हुआ है। तो क्या होगा इसका आंसर 63 का? ए 5-मिथाइल यूरेसिल। क्या होगा? 5-मिथाइल यूरेसिल। आगे बढ़े। 64 में कह रहा है डीएनए इज मोर स्टेबल कंपेयर टू आरएनए। ठीक है ना? जेनेटिक मटेरियल होने के लिए स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए, और डीएनए स्टेबल है। क्यों स्टेबल है ज्यादा आरएनए से? पहला कारण तो क्या है? ओएच ग्रुप सेकंड पोजीशन पे राइबोज शुगर के एब्सेंट है डीएनए में। उसके बाद दूसरा है कि थाइमीन क्या है? इज प्रेजेंट एट प्लेस ऑफ यूरेसिल। डीएनए हैज डीऑक्सीराइबोज हो ही गया। उसके बाद डीएनए के पास रिपेयर मैकेनिज्म भी है। तो इसमें ये सारा कारण है जिसकी वजह से डीएनए मोर स्टेबल कंपाउंड है। तो आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव। क्या जाएगा? एबव। क्लियर? आगे चले। 65 में कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ज्वाइन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए सिंथेसाइज डिसकंटिन्यूअसली। आप देखे थे रेप्लिकेशन में ओकाजाकी फ्रेगमेंट बना था, लैगिंग स्ट्रैंड पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बना था, जिसको हम लोग डीएनए लाइगेज के हेल्प से जोड़े थे ना? तो कौन सा एंजाइम यूज होगा? डीएनए लाइगेज। लाइगेज का मतलब समझ में आ गया। लाइगेज का ही नाम हम लोग मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते। ग्लू जोड़ने का काम कर रहा, जैसे है कि नहीं? हम लोग इंडो न्यूक्लियस जो था उसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते, काटने का काम कर रहा, ये जोड़ने का काम करता। तो मॉलिक्यूलर ग्लू भी हम इसको बोलते हैं। क्या होगा आंसर? डीएनए लाइगेज। 66 में कह रहा आरएनए पॉलीमरेज 3 इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसफर आरएनए का करता है, 5SR आरएनए का भी करता है, SNRNA का भी करता है, ये राइबोसोमल आरएनए का नहीं करता। तो आरएनए पॉलीमरेज 3 इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या आंसर जाएगा? राइबोसोमल आरएनए। क्लियर? 67 विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से 2 लॉ निकल के आया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कौन आया था डायहाइब्रिड से? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आगे बढ़े, आगे चलते हैं। 68 कह रहा है बी ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग, सॉरी क्या कह रहा है? हाँ नहीं, ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग ओ है ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप। व्हाट मे बी द ब्लड ग्रुप ऑफ हर पेरेंट्स। अगर ओ ब्लड ग्रुप है बच्चे का, तो पेरेंट्स का क्या क्या हो सकता है?
मेरे बच्चों ध्यान से समझिएगा, पहला कह रहा है ए बी एंड ए बी, ए बी एंड ए बी के में नहीं बनेगा ओ, समझ रहे हैं ना, ओ एंड ए बी इसमें भी कभी नहीं बनेगा ओ, ओ एंड ए अगर पेरेंट्स आई ओ हो जाए और आई ओ हो जाए, ए है ब्लड ग्रुप और इस तरह का जीनोटाइप, तो पॉसिबिलिटीज है ओ का, ठीक है। और ओ एंड ए और ओ एंड ओ और ओ एंड बी, तो ओ एंड ए हो जाए तो यही पॉसिबिलिटीज है, ओ एंड ओ हो जाए तो भी ओ होगा, और ओ एंड बी हो जाए तो आई ओ और आई बी आई ओ, तो ये भी पॉसिबिलिटीज है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसमें सब आ गया, ओ एंड ए, ओ एंड ओ और ओ एंड बी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन 69 पर आए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। एक्सओ टाइप, समझ रहे हैं ना, एक्सओ टाइप, तो एक्सओ टाइप का जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है ग्रास होपर। तो 69 का क्या जाएगा मेरे बच्चों, ए ग्रास होपर। कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी? अब हम आ चुके 70 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। क्लेनफिल्टर सिंड्रोम में क्या हुआ था, एक क्रोमोजोम बढ़ गया था, एक्स क्रोमोजोम बढ़ा था, तो एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोजोम नहीं बढ़ा है, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोजोम 21 नहीं, तो एडिशनल कॉपी तो डाउन हो जाएगा। टेट्रासोमी कह रहा है प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोजोम, एक्स क्रोमोजोम एक बढ़ गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, बी, है ना। आप ये क्लेनफिल्टर सिंड्रोम का था, आपको ऑप्शन में टर्नर सिंड्रोम्स के क्रोमोजोम नंबर को लिखना है, मतलब कमेंट सेक्शन में कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा। समझ में आ गया, क्लियर है? यहां तक में मेरे बच्चों ये जो आपका 70 क्वेश्चंस था मॉडल पेपर का, उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, पूरी तरह से हम लोग देख चुके हैं। आपको भी समझ में आया होगा कि पैटर्न कैसे है, कैसे पढ़ना है। बहुत बोर्ड में, बहुत नीट में, सीयूईटी सब में, इस सब में क्वेश्चंस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पूछता है, इसमें ट्रेडिशनल क्वेश्चंस रहता, जो होगा उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है कि नहीं। तो अच्छे से पूरी तरह से तैयारी कीजिए, फिर हम लोग इसके सब्जेक्टिव पार्ट को भी डिस्कस करेंगे।